नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच की मंजूरी दी गई, उसके बाद सीबीआई अपने काम पर लग गई। सीबीआई ने टीमें बनाई और पहली टीम ने काम करना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में सुशांत सिंह राजपूत के कुक को सीबीआई की टीम ने गेस्ट हाउस लाया गया और उसके बाद उससे पूछताछ हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत का ये जो कुक है, इससे पूछताछ होने का मतलब है कि अब सारे जो राज है उनको सीबीआई अपने तरीके से और नए सिरे से खोलना चाहती है। मुंबई पुलिस जिस तरीके की लीपापोती करती हुई नजर आ रही थी, उसके अलग हटकर सीबीआई जांच करती हुई दिख रही है। और इससे सबसे बड़ी खलबली मची है शिवसेना के अंदर। शिवसेना में जिस तरीके से चर्चा आम थी कि बेबी पेंगुइन के नाम से मशहूर जूनियर ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के ऊपर जांच की सुई चली जाने वाली है, और उससे बचने के लिए उद्धव ठाकरे के बेटे ने भी नए प्लान बनाना शुरू कर दिए हैं। अब जो खबरें लीक हो रही हैं उसके अनुसार इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए बॉलीवुड की दो बड़ी पीआर एजेंसियों को हायर करने की कोशिश की जा रही है, और उसके द्वारा उद्धव ठाकरे और उनके मंत्री बेटे बेबी पेंगुइन के नाम से मशहूर आदित्य ठाकरे की छवि को सुधारने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए तमाम ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या दूसरे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल किया जाएगा और एक बेहतर छवि दिखाने की कोशिश की जाएगी। और बॉलीवुड के भी तमाम लोगों से बाप बेटे के पक्ष में ट्वीट कराए जाएंगे, उनके पक्ष में आर्टिकल्स लिखवाए जाएंगे, जिससे कि ऐसा लगे कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे, जैसे कि बेबी पेंगुइन कहा जाता है, बेबी पेंगुइन की कहानी लंबी है, वो भी हम आपको बताएंगे वजह क्या है, उन दोनों की छवि सुधारने की कोशिश। और इसमें पूरी की पूरी शिवसेना लगी हुई है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में प्रियंका चतुर्वेदी, जो कभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हुई करती थी और बाद में शिवसेना में शामिल हो गई, शामिल तो वो बीजेपी में होना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणियां की थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने यहाँ लेने से मना कर दिया था और मजबूरी में प्रियंका चतुर्वेदी को शिवसेना में जाना पड़ा था। बाद में शिवसेना ने उसे राज्यसभा भेजने का भी काम किया। प्रियंका चतुर्वेदी इस मामले में जिस तरीके से प्रशांत किशोर को इन्वॉल्व कर रही है, और प्रशांत किशोर को इन्वॉल्व करने के पीछे कारण ये है कि प्रशांत का मीडिया में जिस तरीके से लिंकेज है, उसके आधार पर तमाम चैनलों के माध्यम से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की छवि को सुधारने की कोशिश की जाएगी। और इस मामले को जो जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर महाराष्ट्र की हर जगह आलोचना हो रही है, उस मामले में भी अपनी छवि सुधारने की कोशिश के तहत भी देखा जा रहा है। लेकिन मुख्य मामला यह है कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जिस तरीके से बदनामी मिल रही है आदित्य ठाकरे को, उससे बचाने की कोशिश अब छोटे पेंगुइन के लिए की जा रही है। और इसी कड़ी में खबर तो यह भी है कि चूंकि सीबीआई आदित्य ठाकरे को बुला सकती है पूछताछ के लिए और ये इसकी पूरी संभावना है, इसलिए शिवसेना की तरफ से प्लान ये किया जा रहा है कि इस मामले में सीबीआई पहले बुलाए आदित्य ठाकरे को, उससे पहले भी आदित्य ठाकरे जाकर सीबीआई से इस पूरे मामले में सच्चाई को जल्द से जल्द सामने लाने की कोशिश करने के लिए कहेंगे। और ऐसा कहने से उनकी जो छवि है जनता की नज़र में बेहतर बनेगी। जनता को ऐसा लगेगा कि आदित्य ठाकरे इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, और यही वजह है कि वो खुद से सीबीआई से ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जांच करे और हर दोषी को सजा दिलाने का काम करे। लेकिन ये सच्चाई है कि जिस तरीके से पूरा मामला अब तक खींचा गया है, 70 दिन होने को आए हैं, लेकिन इस पूरे मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा मामला होने के बावजूद, इतने ज़्यादा सुर्खियों में रहने के बावजूद एक अनोखा मामला बनेगा। अन्यथा अगर छोटी मोटी जगह पर भी कहीं किसी की इस तरीके से मौत होती है, उसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जाती है, तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, धारा 306 लगाई जाती है, जो कि इंस्टिगेशन टू सुसाइड होता है, यानी कि सुसाइड के लिए, आत्महत्या करने के लिए उकसाने का जो अपराध है, उसके तहत मामला दर्ज किया जाता है और शक के आधार पर लोगों की गिरफ्तारियां भी होती हैं। लेकिन 70 दिन के भीतर भी जिस तरीके से इस मामले को महाराष्ट्र सरकार ने दबाने की कोशिश की, और उससे जनता का ये शक गहरा गया था कि इस मामले में कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट है या आदित्य ठाकरे के किसी सहयोगी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसको बचाने की कोशिश महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार और महाराष्ट्र पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले दिन से ही इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो और फुटेज, फोटोग्राफ्स और तमाम लोगों के बयान
रुझान चलने लगे और उसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से पुलिस जो एंगल बना रही है और जो एंगल बन रहा है क्राइम सीन के अकॉर्डिंग, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इसी को लेकर पटना में एफआईआर हुई। सुशांत के पिता ने भी इस मामले को उठाया, बिहार सरकार ने उनका साथ दिया और बाद में बिहार सरकार की तरफ से पुलिस की एक टीम जांच करने के लिए भी आई थी, लेकिन उसको भी रोकने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार ने की, क्योंकि इसके पीछे वही बात थी कि कहीं ना कहीं वो आदित्य ठाकरे की छवि को नुकसान पहुंचेगा अगर इस मामले की तह तक पुलिस पहुंच जाती है तो। और बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया रिया चक्रवर्ती के द्वारा। रिया चक्रवर्ती जो कि इस मामले की मुख्य अपराधी बताई जा रही है, वो खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि इसकी जांच को सीबीआई को न दिया जाए, बिहार पुलिस से जांच न होने दी जाए। इसका मतलब ये था कि अपराधी खुद कह रहा है कि ये जो जांच है वो मेरे इच्छा के अनुरूप या जो मैं चाहती हूं उस व्यक्ति के द्वारा, उस एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए। और इसी वजह से ये शक ज़्यादा गहराया कि रिया चक्रवर्ती जो एक मामूली साइड हीरोइन थी, वो इस तरीके की मांग कैसे कर सकती है। और रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के सबसे ज्यादा महंगे वकील को अपने लिए वकालत करने के लिए हायर किया। यह भी एक बड़ा सवाल उठता था। रिया चक्रवर्ती अगर अपनी आमदनी 10 लाख, कभी 12 लाख और कभी 14 या 18 लाख दिखाती है सालाना की, उस रिया चक्रवर्ती के पास में इतना ज्यादा पैसा कहां से आया, इतनी ज्यादा सपोर्ट कहां से आई और वो अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंची। ये वो सारे सवाल थे जिन्होंने सीबीआई की जांच की मांग को बहुत ज्यादा बल दिया। पूरे देश के लोगों ने जिस तरीके से इसके लिए अभियान चलाया, तमाम मीडिया के भी कई चैनलों ने इसको लेकर अभियान चलाया और उसका नतीजा ये हुआ कि इस मामले में सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित कर दिया। उसके बाद सीधी बात यही थी कि अब सीबीआई क्या आदित्य ठाकरे से जांच करेगी और इसकी पूरी संभावना को देखकर शिवसेना अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गई और अब शिवसेना को पीआर एजेंसियों को हायर करना पड़ रहा है अपने मुख्यमंत्री के बेटे की छवि को सुधारने के लिए, उसको किसी तरह से बचाने के लिए। और इसके पीछे ये है, कारण ये है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, चाहे वो कोविड-19 का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो या उससे पहले पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ द्वारा की गई नृशंस हत्या हो, उस पूरे मामले में भी जिस तरीके से लीपापोती की गई, जिस तरीके से अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई और जब अपराधियों ने जमानत की अर्जी लगाई तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने उस जमानत अर्जी के खिलाफ भी कोई तर्क नहीं दिया। आसानी से 28 लोगों को जमानत मिल गई। तो ये बहुत बड़े सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा एक और सवाल निकल कर आ रहा है कि किस तरीके से पिछले 4 महीनों के भीतर महाराष्ट्र के अंदर 1500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। जो लोग अब तक कांग्रेस के हो, एनसीपी के हो या फिर शिवसेना के हो, किसानों की आत्महत्या के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों को अब जवाब देना चाहिए कि 4 महीने के भीतर 1500 किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। चाहे कोविड-19 का मामला हो या दूसरी वजह रही हो, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है कोविड की वजह से, लेकिन सरकारें जिस तरीके से उसको लेकर एक रणनीति के आधार पर चल रही है और उसमें कामयाब भी हो रही हैं कई राज्यों की सरकारें, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरीके से इन सभी मामलों से आंखें मूंदे हुए बैठी है, धृतराष्ट्र की तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठी है और उसका जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है, जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ किसानों की जिस तरीके से बदहाली हो रही है, उसका एक खबर जो इस बात की पुष्टि करती है कि 1500 किसान पूरे कभी एक साल में इतनी मौतें नहीं होती थी, अब वो मौतें 4 महीने में हो रही हैं। करीब 350 मौतें एक महीने के अंदर, हर दिन 10 से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या की खबर महाराष्ट्र से आ रही है। उस बात को लेकर भी अभी तक उद्धव ठाकरे या फिर उनके बेटे बेबी पेंगुइन के नाम से मशहूर आदित्य ठाकरे ने भी कभी दुख नहीं जताया है। संजय राउत नाम का उनका जो शकुनी है वो भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए बैठा है, वो मामलों को घुमाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से सीबीआई की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था, उसके बाद जिस तरीके से उसने
एक शायरी भी की थी कि आप इससे खुश मत होइए, हमने अंधेरों में भी, बारिश में भी मकानों को जलते हुए देखा है। इस तरीके की बातें करते हुए भी शर्म नहीं आती संजय राउत को। और अब वही संजय राउत और उनकी पूरी की पूरी पार्टी अपने मुख्यमंत्री के बेटे को बचाने के लिए पीआर एजेंसियों को करोड़ों रुपए खर्च करके लगाने वाली हैं। प्रशांत किशोर से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी तक तमाम ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है जिनकी मीडिया में पैठ है, और मीडिया के तमाम लाल हरे चैनलों को, रवीश और राजदीप टाइप के बिके हुए पत्रकारों को भी इसमें लगाया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरीके से बेबी पेंगुइन को और उसके पिता उद्धव ठाकरे की नाकामी को छुपाया जा सके, उनको सीबीआई से बचाया जा सके और जनता की नज़र में उनकी एक झूठी छवि क्रिएट किया जा सके, जनता की नज़र में उनको इस प्रति सहानुभूति उत्पन्न की जा सके, जिससे उनकी सरकार कुछ दिन और चल जाए। जैसा कि हमने कहा था कि बेबी पेंगुइन की कहानी भी हम बताएंगे, क्यों आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन कहा जाता है। 2016 में आदित्य ठाकरे ने एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसके तहत मुंबई का जो जीवाजी माता जू है यानी चिड़ियाघर है, उसके अंदर 8 पेंगुइन्स को सियोल कोरिया से लाया गया था और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम पर 50 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा किया गया था। लेकिन चूंकि पेंगुइन की जो रहने का पर्यावरण है, जो उसका पर्यावास है, वो ठंडे इलाके होते हैं और उनको अगर भारत की जो खासकर मुंबई की हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर उनका बचना मुश्किल था, जिसको लेकर तमाम पर्यावरणविदों ने और तमाम साधारण लोगों ने भी इसका विरोध किया था, तमाम पार्टियों ने विरोध किया था। लेकिन आदित्य ठाकरे को लगता था कि इस आइडिया के द्वारा वो देश के अंदर एक अपना बहुत बड़ा नाम कर लेंगे और उसका नतीजा ये हुआ कि 1-2 हफ्ते के भीतर ही जो 8 पेंगुइन मंगाए गए थे, जिनके नाम थे डोरी, बबल, मॉल्ट, डोनाल्ड, डेजी, पपाए, ओलाइव एंड फ्लिपर, उनमें से डोरी की मौत हो गई थी। और उस मौत के बाद तमाम पार्टियों ने इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध किया और उसकी वजह यही रही थी कि उसको जो इन्फेक्शन हुआ था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके पीछे जलवायु परिवर्तन का कारण था और बाकी के बचे हुए 7 पेंगुइन्स की जान भी खतरे में आ गई थी। इन सब के लिए आदित्य ठाकरे की बहुत आलोचना हुई थी और तमाम पार्टियां, चाहे एनसीपी हो या कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियों ने भी इसके खिलाफ बेबी पेंगुइन के नाम से तमाम पोस्टरबाजी की थी और बेबी के तौर पर इसमें दिखाया गया था आदित्य ठाकरे को, और साथ ही साथ ये दिखाया गया था कि पेंगुइन किस तरीके से मौत के मुंह में समा रहे हैं इस एक नासमझ व्यक्ति की गलती की वजह से। तो ये जो बेबी पेंगुइन का पूरा किस्सा है वो भी हमने आपको बताया। और आज भी देखने को मिलता है कि आदित्य ठाकरे अभी भी उस बेबी पेंगुइन वाले सिंड्रोम से बाहर नहीं आए हैं। वो इस तरीके के प्रयोग करते हुए दिखते हैं जिसका खामियाजा जनता को और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत।